कई सारे लड़के लड़कियां आजकल के गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं और गलत पार्टनर चूज कर लेते हैं, चाहे वो शारीरिक आकर्षण हो, आर्थिक आकर्षण हो या समाज का दबाव हो। आज के इस पॉडकास्ट में हम ये बात करेंगे कि सही पार्टनर की पहचान कैसे करें, मेरे इस पर क्या अनुभव है, और अगेन एक नया ब्लू ओशियन क्रिएट कर रहा हूं मैं। ये किसी ने आज तक इस टॉपिक पे बात नहीं करी, लिखवा के रख लो। और अगर करी भी है तो जो मैं सल्यूशन बताने जा रहा हूं उससे बड़ा कोई सल्यूशन नहीं है, या कह सकते हैं उससे अलग कोई सल्यूशन कहना बेटर होगा। अलग कोई सल्यूशन नहीं है। इसके साथ ही साथ ये एक डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है। चालू करते हैं, चलिए। सबसे पहला जो मेरा रिलेशन था, सीरियस वाला। वैसे तो मेरे बहुत सारे अनसक्सेसफुल रिलेशन हुए हैं, लेकिन सीरियस वाला ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अनसक्सेसफुल में तो लड़की 2-3 महीने में छोड़ के चली जाती है, 4 महीने में। और उसके अपने कुछ कानून होते हैं, कुछ अपनी वो होती हैं इच्छाएं, या कह सकते हैं वो अपनी सोच होती है। जैसे जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी वो 20 साल की थी, मैं 15 साल का था, तो वो बड़ी थी काफ़ी मेरे से। तो लाजमी था कि वो छोड़ के जाएगी, क्योंकि छोटी लड़की होती तो रुक जाती। बड़ी लड़की तो जानती है कि जब तक मैं 20 साल का होऊंगा तब तक वो 25 की हो जाएगी, और जब तक मैं 25 का होऊंगा वो 30 की हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो अगर मैं 25 का होता और वो 30 की होती, हम शादी कर सकते थे। लेकिन एनीवे, वो अपना एजेंडा है, वो अपना कहीं और दूसरे शहर में चली गई, तो वहां पे उसने छोड़ दिया। आज उसके 2-3 बच्चे भी हो गए हैं। एनीवे, छोड़िए। तो उसमें तो कोई ऐसा एक्सप्लोर ही, या एक्सप्लोर का हिंदी शब्द अगर मैं बताऊं तो भ्रमण ही नहीं कर पाए, या कह सकते हैं कि खोज ही नहीं कर पाए। ठीक है, कि लड़की की सोच मेरी सोच आपस में मिलती है कि नहीं मिलती है। क्योंकि सोच मिलने के लिए पहले टाइम बिताना और आपस में प्यार करना ज़रूरी है, रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है। पर हम कभी रिलेशनशिप में आए नहीं, और अगर आए भी तो 1-2 महीने के लिए आए, पर वो एक्सप्लोरेशन हो नहीं पाया। तो मैं सीरियस रिलेशन ही करूँगा। कॉलेज में मेरा एक पहला जो रिलेशन, जो सीरियस रिलेशन था, वो हुआ। और चलिए, बहुत अच्छा शब्द मिला है, अन्वेषण नहीं कर पाए। अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन। तो कॉलेज में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी 2016-17 में, उसके साथ ऑलमोस्ट मेरा 2 से 3 साल का रिलेशनशिप रहा। पहला ऐसा सक्सेसफुल रिलेशनशिप कह सकते हैं, जहां पे हम काफी अन्वेषण किया। अब इसको शोषण के साथ कनेक्ट मत करना। एक्सप्लोर किया हमने एक दूसरे को, है ना, अन्वेषण किया, या चलो एनीवे, इसको थोड़ा सा अन्वेषण, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट के साइड भी आ जाता है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए, अगली बार कोई एक बढ़िया शब्द या उचित शब्द लेके
शब्दावली में मैं प्रस्तुत करने की प्रयास करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, कोशिश उर्दू शब्द है, प्रयास करूंगा। तो नॉट दैट कि मुझे उर्दू से कोई नफरत है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, बट लेट्स बी इन आवर कल्चर मोर। नॉट दैट कि अदर कल्चर खराब है, इट्स जस्ट दैट माई प्रेफरेंस। अब आप कहोगे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू क्यों हूँ, मुसलमान क्यों नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं हिंदू हूँ तो हूँ, इसका मतलब मैं मुसलमानों से अगेंस्ट हूँ या किसी ईसाई या दूसरे धर्मों से अगेंस्ट हूँ। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, तो समझने का प्रयास करिए। सॉरी गलती हो गई। एनीवे, मजाक हट के अब थोड़ा सा गंभीरता की तरफ आते हैं। देखिए, जब हमारा रिलेशनशिप हुआ तो शुरू में मैंने क्या देखा, सुंदर है, बातचीत करने में अच्छी है, ठीक है, मेरे रीजन से है, ये सब देखा कि मेरे। उसके बाद उसको पिज़्ज़ा पसंद था, मुझे भी डोमिनोज पिज़्ज़ा पसंद था शुरू से। इसके साथ ही साथ हमारा जो बर्थ डेट था वो भी मैच करता था। वो एक पर्टिकुलर बर्थ डेट पे थी, मैं भी पर्टिकुलर, हमारा सेम बर्थडे था ऑलमोस्ट। ईयर भी सेम था, लेकिन बाद में पता चला कि वो 1 साल मेरे से बड़ी है, बट ठीक है। तो अब ऐसे क्या होगा, खाने में वही जो उसको जितना ज़्यादा नमक खाती थी, मैं भी नमक ज़्यादा खाता था। घूमना फिरना बहुत पसंद था, मेरे को भी बहुत पसंद था। सुंदर थी, ठीक है, साफ सुथरी रहती थी। सुंदरता में भी अगर देखा जाए तो फेयर कॉम्प्लेक्स की लड़कियां पसंद आती हैं लोगों को, तो वो भी था कहीं ना कहीं। अब देखो, इसमें मैं इनकार नहीं करूंगा कि फेयर कॉम्प्लेक्स इंडियन लड़कों को अच्छा नहीं लगता। फेयर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अच्छा लगता है लोग। इनफैक्ट साउथ इंडिया में मैं रह के आया हूँ, वहाँ भी उन लोगों को फेयर कॉम्प्लेक्स अच्छा लगता है। तो फेयर कॉम्प्लेक्स आकर्षित तो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेयर कॉम्प्लेक्स के साथ हूँ और जो डस्की लोग हैं उनके साथ नहीं हूँ मैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं अगर संस्कृत में बात कर रहा हूँ, उसका मतलब मैं उर्दू के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो अब सब कुछ था, तो क्या घूमने फिरने में, अच्छा, मुझे भी घूमना फिरना काफ़ी पसंद है। मंदिर जाती थी, मुझे उस वक्त धार्मिक लड़कियां काफ़ी अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो क्लबिंग वाली लड़कियां मेरे को अट्रैक्ट कभी करी नहीं, मुझे मैच्योरिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए थी। तो ये सब जब मैं रिलेशनशिप जा रहा था उससे पहले हमें आकर्षित करता है कि तुम्हें पर्पल कलर पसंद है, मुझे भी पर्पल कलर पसंद है, उसको ब्लैक पसंद था, मेरे को भी ब्लैक, यही सब बातें होती हैं। ब्लैक कलर पसंद है उनको, हाँ, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, है। खाने में क्या पसंद है, अच्छा तीखा ज़्यादा खाते हो, हम भी तीखा ज़्यादा खाते हैं। अच्छा पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हो, हम भी पिज़्ज़ा खाते हैं। बर्गर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। KFC नहीं KFC तो हम नहीं खाते, ये वो, ठीक है। वेज खाते हो, हाँ वेज खाते हैं। डोसा पसंद है, बहुत पसंद है, ठीक है। चाय सुबह शाम तो चाहिए ही चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम ऐसा आदमी, आप लोग क्या सोचोगे, आदमी क्या होता है, अरे मिल गई भैया, मिल गई भैया, मिल गई, आत्म साथी मिल गई, सोलमेट, आत्मा की साथी मिल गई, यही थी पिछले जन्म में। अब देखो कितने फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं यहां पे। मेरा बर्थ डेट, उसका बर्थ डेट सेम था, ठीक है। इनफैक्ट उसको विश्वास नहीं हुआ था। और हम देखिए, हम दोनों ही नॉर्थ इंडिया के थे, लेकिन कर्नाटका में एक ऐसे कॉलेज में जहां पे सारे साउथ इंडियंस हैं मैक्सिमम, वहां पे मिलना, ऊपर से वो भी कानपुर की थी, मैं भी कानपुर के आसपास था, मतलब आसपास कानपुर के ही थे सब, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर प्ले किया। तो यूपी का स्टेट सेम था, सिटी सेम था, ईयर सेम था, ईयर आगे पीछे था, लेकिन बर्थडे सेम था, हम लोग बर्थडे साथ में मनाते थे। बहुत सारी चीजें सेम थी, सुंदर थी। खाने पीने में वैसे ही खाना बनाती थी, जो खाना मुझे पसंद है, जो उसको खाना पसंद है। नमक ज़्यादा खाती थी, मुझे भी नमक थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद होता था उस वक्त।
अभी तो मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाता क्योंकि मेरा शरीर में थोड़ा परिवर्तन हुए हैं पिछले 10 सालों में, 7-8 सालों में। और मैं गर्मियों में ज़्यादा पित्त प्रकृति का खाना कम खाता हूँ, जैसे कि ये चाइनीज़ वगैरह ये सब मैं छूता नहीं हूँ। बिकॉज चाइनीज़ अगर मैंने खा लिया तो मैं गया मतलब इन द सेंस मुझे फिर शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे। और दूसरी तरफ एक तरफ साधना जो है वो ऑलरेडी गर्म करती है आपको, ये भी समझना ज़रूरी है। साधना में जो बेस टेम्परेचर है शरीर का वो गर्म हो जाता है। साधना करने के बाद कई लोग हमसे कहते हैं पानी पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। अंदर साधना अंदर जलाती है, अंदर पित्त प्रोड्यूस करती है। कई लोग हॉर्नी भी फील करते हैं साधना के बाद, ये उसी का रीज़न है, बिकॉज पित्त बढ़ जाता है साधना से। अब पित्त बढ़ता क्यों है? जो प्राण है वो अंदर एंटर करता है, बट अभी आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो आप इसको अभी ध्यान ना दें इस पर। टॉपिक आउट ऑफ द संदर्भ के बाहर है, ये कंटेक्स्ट के बाहर है इस समय। पहले मैं इसके बाद काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। चलिए, अब क्या हुआ कि सब कुछ सेम है और आप लोग के साथ भी यही होता है। यहाँ पे कई लड़कियां मेरे को सुनती हैं, इनफैक्ट 50% लड़कियां 50% लड़के सुनते हैं मेरे को। काफ़ी अच्छा है ये। मेरा जो दूसरा चैनल है म्यूज़िक चैनल, उसमें मुझे 70 से 75 लड़के सुनते हैं, 25% लड़कियां सुनती हैं। और स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ मैंने देखी है कि द मोमेंट आई स्टार्ट, लाइक 50-50 है ऑलमोस्ट। तो बहुत ज़्यादा रुझान है लड़कियों का भी इसमें। अच्छी चीज़ है ये। तो लड़कियों को क्या चाहिए? यहाँ पे जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, उनके डायलॉग क्या होते हैं कि हमको कोई मेरे जैसा चाहिए, कोई मेरे जैसा हमें मिल जाए। और मेरे साथ क्या हुआ? वही हुआ, सेम मेरे जैसा मिल गया। क्या चाहिए आपको भाई? आपका बर्थ डेट सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया, क्या चाहिए? बढ़िया। हम लोग जाते थे डोमिनोज साथ में, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम इतने खुश थे साथ में। ये चला शुरू के 6-7 महीने, 8 महीने, 9-10 महीने, 1 साल। अब 1 साल के बाद जब मैं बोलता हूँ ना पर्सनालिटी बाहर आ रही है, आप लोग कहते हो कि ऐसे क्या बात कर। पर्सनालिटी 1 साल के बाद जो रियल है वो बाहर आती है। 1 साल के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज थी, जैसे कि गाली देना, किसी का गुस्सा, और गाली छोटी मोटी नहीं, माँ बहन की। थोड़ा गुस्सा आया, माँ बहन गाली देना चालू हो गई। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर मैंने कुछ किसी को बोल दिया या कुछ कर दिया, तो या बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेंस, ओवर पोजेशन और अपना ही अपना चलाना, सेल्फ सेंटर्डनेस, है ना, कि ये है वो है। फिर जैसे कि फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचना और यही सोचना कि बस ये मेरा बॉयफ्रेंड है और जब भी फ्यूचर की बातें हो तो उसके बारे में कोई अवॉइड कर देना। यूज़ करना, लाइब्रेरी से कोई फोटोकॉपी करवा लो, यहाँ से करवा लो, खाना पैक करवा लाओ, ये करवा लो, पानी ले आओ, फलाना ले आओ, ढिमका ले आओ। करने को कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मेरी गर्लफ्रेंड जो है, अभी करंट गर्लफ्रेंड है, हम उसके लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फैक्टर क्या प्ले करना है यहाँ पे। देखो, ओवर पोजेशन, जहां पे ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यहां बैठोगे, वहां बैठोगे, मैं दिन को कहूंगी रात, तो रात को दिन कहना, दिन को रात कहना, रात को दिन कहना। ये लिटरल डायलॉग थे उसके कि रात को दिन कहूंगी, दिन को रात कहूंगी। मतलब तुम बोलो कि दिन को रात कहो तो रात कहो, रात को दिन कहो, दिन कहो, तुमको ऐसा बोलना पड़ेगा साफ साफ। ये 1 साल बाद की बात है। फिर जैसे कि एक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कोई लड़ाई या कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अपना ही सर दीवार पे मार लेना। ठीक है, चलो वो भी झेल लेंगे। फिर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर आकर निकालना। एक बार क्या हुआ कि मैं बाइक से जा रहा था, मेरे पीछे बैठी हुई थी, तो मेरे पीछे उसने इतनी तेज चिकोटी काटी कि लाल पड़ गया। अब आप सोचिए, जितनी भी लड़कियां यहां पे सुन रही हैं, सुन ले ध्यान से,
कान खोल के सुने, जितनी भी लड़कियां यहां सुन रही हैं, जब कोई लड़का गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो पीछे से नाटक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो आपका तो सर फूटेगा, मेरा भी फूटेगा, प्लस आपके पापा जी और मम्मी जी आके हमको मारेंगे अलग। क्या क्या पता हमारे पास केस कर दें। ठीक है। तो जब बाइक चला रहा है कोई, तो तुम या तो पहले बाइक रुकवा के लड़ाई करो। तुमने बाइक पे ही तुमने पीछे चिकोटी काट दिया। वो मैंने बाइक मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी, गिर सकती थी, लेकिन नहीं, अपना तुमको इमोशन निकालने। ठीक है, सर पे मार लेना अपने आप को। तो इस तरीके का उसका थोड़ा सा था एटीट्यूड, इस तरीके का चीजें थी उसके अंदर। अब सीन क्या था, अब आप लोग सोच रहे हो कि यार आप इतनी डिटेलिंग दे रहे हो, कल को क्या पता आपको कॉल करके बोले। भाई ये मेरा पूरा हक है, मैं किसी का नाम नहीं रिवील कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा पूरा हक है कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या बताना है। आपने जो किया वो बता रहे हैं। अब आपको कॉल कर लो, कॉल कभी कर ही नहीं सकते, कॉल क्या कुछ नहीं कर सकते ये, क्योंकि इसमें चक्कर क्या है कि अगर कॉल हुई तो सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि पार्थ के साथ अफेयर था। वो तो पता ही नहीं है किसी को। वो तो पता ही नहीं है ना किसी को, ना उनके पति को पता है, ना उनके घर वालों को पता है। किसी को कुछ पता ही नहीं है, बताया ही नहीं कभी। क्यों बताएं? पति को कहां हर कोई बताता है चीजें। ठीक है। और दूसरी चीज, किस बेस पे आप मेरे को अगर आप लीगल नोटिस भेजोगे या मुकदमा ठोकोगे कि मैंने इतनी बातें शेयर कर दी। क्या बात शेयर कर दी आपकी? मैंने आपकी कोई प्राइवेसी शेयर करी, कुछ शेयर किया? आपने मेरे साथ धोखा किया, मैं उस कहानी को बता रहा हूं, सिंपल सी चीजें बता रहा हूं आपको, है ना। तो कई लोग ये पूछते हैं कि सर आप ऐसे डिटेलिंग देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप कानूनी तौर पे रेखा क्रॉस नहीं कर रहे हो, कोई डिफेम नहीं कर रहे हो आप किसी को। डिफेम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर कास्ट को बोल दिया, यहां तो मैंने कास्ट भी नहीं बताई है। फिर मान लो किसी दोस्त ने, म्यूचुअल फ्रेंड कॉलेज का, उसने उसको छेड़ दिया। मान लो कि पार्थ का पॉडकास्ट सुना, उसकी बातें देखो, सुनो क्या हुआ, तो उसका कॉल आया कि तुम मेरे बारे में बात करो। मैं सीधा बोल दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में बात ही नहीं हो रही। मेरी कॉलेज में 3 गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, एक फर्स्ट ईयर में थी, एक थर्ड ईयर में थी, और एक 2020 में थी जब मैं दोबारा कॉलेज गया। तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है, तुम किस बुनियाद पे बात कर सकती हो? और अगर तुमने अपने पति को कंप्लेन किया तो पहले तुमको यह बताना पड़ेगा। और वो पति कहेगा कि भैया इसने तो आपका नाम ही नहीं लिया है। नाम ले ही नहीं रहा हूं ना मैं तो सिर्फ आपकी हरकतें बता रहा हूं जो आपने करी। आपने जो मेरे साथ किया, मेरा पूरा हक बनता है बताने का। कि मान लीजिए आप अपना दीवार पे सर मार लिया आपने, लेट से, है ना, तो आपको बुरा लग जाएगा ये सुन के कि मेरे बारे में ये बता दिया। लेकिन पहली चीज तो किसको बुरा लग रहा है? मेरी तो 5 गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। कौन सी गर्लफ्रेंड? सारी लड़कियां सर मार रही हैं, सारी लड़कियां सर मारती थी। अब बताओ, हर लड़की साइकोटिक थी आपकी तरह। अब बताओ, अब किसको बताओगे, किसको बोलोगी? तो हमेशा केयरफुल रहो जब आप कोई भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। तो आपको किसी भी जाति का नाम नहीं लेना है, किसी भी पर्सन का नाम नहीं लेना है, किसी भी समाज का नाम नहीं लेना है। कोई भी ऐसी चीज जिससे लोगों ने अपनी पहचान बना रखी है। लेट से मैंने बोला कि कनपुरिया ऐसे ही होते हैं, तो शहर का नाम नहीं लिया, अब शहर वाले भड़क जाएंगे। और ये चीज मैंने सीखी है। आप लोग क्या सीखोगे संदीप महेश्वरी से? ये चीज मैंने संदीप महेश्वरी से सीखी है। क्या संदीप महेश्वरी ने कभी ये सब बातें करी? कभी नहीं बातें करी। लेकिन मैंने कैसे सीखा? कभी भी किसी भी इंसान का समाज का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी के कोई ऐसी चीज का नाम नहीं लेना चाहिए जिससे उसकी पहचान जुड़ी हुई हो इंसान की। तो उसके पास कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं होगा कुछ करने का आपके खिलाफ, कुछ कर ही नहीं सकता कोई। और वैसे भी ऐसा क्या बता दिया, ऐसे कौन से आपको डिटेलिंग दे दी? मान लो अगर हमारे बीच में सेक्स हुआ था, अब सेक्स में मैं डिटेलिंग दे रहा हूं कि ऐसे ब्लो जॉब दिया, वैसे ब्लो जॉब दिया, ऐसा अगर कोई डिटेलिंग दे रहा हूं, तो इस तरीके की डिटेलिंग ज्यादा थोड़ी हार्मफुल हो जाती है। कर कुछ नहीं पाएगा कोई उसमें भी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर का इंसान का नाम नहीं लिया है। समझने की कोशिश करो।
तो ये सब चीज़ें भी साथ में सीखते जाओ, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। वैसे तो आप लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो काम आएगा ये, ठीक है। मान लो कहीं कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो किसी भी जाति, समाज या किसी भी ऐसी चीज़ जिससे लोगों ने पहचान बना रखी है, देश, वस्तु या कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन वेज आपने बोल दिया, वेजिटेरियन ऐसे होते हैं, नॉन वेजिटेरियन ऐसे होते हैं, नॉन वेजिटेरियन ही फॉलो करना चाहिए, वेजिटेरियन चूतिए होते हैं, नॉन वेजिटेरियन अच्छे होते हैं, अगर ऐसा बोल दिया तो उसमें भी भड़क जाएंगे लोग। तो समझने की कोशिश करो। तो अब क्या हुआ कि ये जो लड़की थी, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, ऐसा नहीं था नहीं थी, लेकिन मेरे हिसाब से शी वॉज नॉट अ सिंक्रोनिसिटी। अब क्या फैक्टर प्ले करता है, देखिए ध्यान से। सब कुछ मिल रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। अब आप कहोगे कि इस विषय, जो ये जो विषय उठाया, विषय क्या है कि फैक्टर्स दैट हैज टू बी कंसीडर्ड व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ पार्टनर। क्या फैक्टर है? देखिए, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। एक बार की बात है, यही जो लड़की है इसके बारे में बता रहा हूं। मैंने संदीप महेश्वरी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा था अपने हॉस्टल में, सॉरी अपने रूम में। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इसको कुछ बोला और इसने मेरे से बदला लेने के लिए लड़ाई में इसने संदीप महेश्वरी का पोस्टर फाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे एक गिटार रखा हुआ था, पियानो रखा हुआ था, उसको उठा के पटक दिया। तो कहती है कि तुमको ऐसे समझ नहीं आता, तुम्हारी जब चीजों को हर्ट करो तब तुम्हें समझ में आएगा। तो ये वो लड़की है जिसके साथ मेरा बर्थडे मिल रहा है, सोच रहे हो? आप समझ जाओ कितना खतरनाक है ये, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कान खोल के। ये जो ऊपर ऊपर जो चीजें होती है ना, कि पर्पल कलर अच्छा लगता है, ब्लैक साड़ी अच्छी लगती है, ब्लैक कलर अच्छा लगता है, खाने में क्या पसंद है, लंबाई इतनी होनी चाहिए, फिजिकल एट्रीब्यूट्स और फूड एट्रीब्यूट्स और डिज़ायर, बेसिकली फंडामेंटल आपके डिज़ायर, उसके डिज़ायर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये एक हद तक प्ले करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो आदमी आपके लिए लॉयल है कि नहीं है, नंबर 1। वो आदमी आपकी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, नंबर 2। रिस्पेक्ट मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करता है आपको। वो आदमी आपका मूल्य समझता है कि आप उसकी जिंदगी से चले गए तो उसकी फट के 4 हो जाएगी, ये मूल्य समझता है। ये नहीं कि तुम चले गए तो 4 और पड़े हुए हैं, माइंड में ऐसे बना के रखा हुआ है। अगर क्योंकि कई लड़कियां ऐसा करती हैं कि तुम चले गए 4 और अंदर से पता है कि अभी 4 लड़के और खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। और यह अंदर से ऐसा समझा कि अभी तो इसके साथ चलूंगी, फिर 4-5 साल में किसी और से शादी कर लूंगी, कॉलेज खत्म होने दो पहले, है ना। तो वो जो लड़की तुम्हारा रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, लॉयल्टी मेंटेन रखे, लॉयल्टी तो सबसे पहले है, रेस्पेक्ट एंड वैल्यू। तीसरी चीज, वो लड़की जो सेल्फ सेंटर्ड ना हो, जो पूरे टाइम अपने बारे में ही ना सोचे और आपके बारे में कोई फक ऑफ ना दे, ठीक है, तो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि वो लड़की जो है या कोई पार्टनर जो है, उसकी और आपकी विजन मिले। विजन अगर कॉलेज तक है तो आप दोनों चल जाओगे। अब अगर आपको शादी करनी, उसको नहीं करनी है, तो ये सब विजन पहले ही मिला लो। इसीलिए पहले ही मुलाकात में उससे पूछ लो कि तुम शादी के लिए क्या सोचती हो। तो शुरू में तो वो कह देगी हाँ करूंगे, लेकिन जब थोड़ा सा बातें करते रहो एकदम सीरियसली पूछो, कहते क्या सोचा, मतलब तुझे, देख मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे पूछो, कि ऐसे डायरेक्ट मत पूछो कि शादी करनी, वो तुरंत बोल देगी हाँ करनी है ना। क्योंकि कई लड़कियां ना नहीं करनी चाहती, लेकिन वो बोल देती हैं शुरू में, जिससे इंप्रेशन अच्छा बने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर वाले मानेंगे इंटरकास्ट के लिए, नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि शादी के लिए क्या मतलब, मैंने सोचा यार शादी वादी इतना ज़रूरी नहीं होता है, और जब तक चल रहा है ठीक है, लॉन्ग टर्म। तुम्हारा क्या सीन है इसमें? तो अगर वो कहेगी हाँ मैं भी ऐसी सोचती हूँ कि अगर होगा तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसे है, या फिर डाइसी है या कुछ,
पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं। स्पेशली जो 20-22 साल की लड़कियां होती हैं वो कभी भी आपको क्लियर आंसर नहीं देंगी। वो कभी भी ये नहीं कहेंगी कि हाँ तुमसे ही करनी है। बहुत कम ऐसा होगा कि 18 से 17 साल की वो लड़कियों से लेकर 22-23 साल के लड़के लड़कियां दोनों ये सोचते ही नहीं है कि शादी करने को, क्योंकि शादी सबकी होनी होती है 27, 28, 29, 30 तक। और आदमी फिर कहता है इसके साथ अभी मस्ती करेंगे 4, 5, 6 साल जो भी है, अपना देख लेंगे, मम्मी पापा के हिसाब से कर लेंगे, या देखेंगे कोई और बेटर होगा ऑप्शन, है ना। अब ये मान लो इंजीनियर है, किसी सर्जन से शादी कर लेंगे तो उसमें 3-4 लाख रुपए महीने की सैलरी होती है उसकी, प्लस डॉक्टर है तो डॉक्टर का अलग ही एक क्रेज होता है लोगों के अंदर। तो इस तरह ये सब चीज़ें भी लड़कियां सोचती हैं। कोई लड़कियां सरकारी नौकरी वाला मिल जाए या कोई, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो ये सब फैक्टर जो है, ये डिज़ायर की ये मिल गया वो मिल गया, आपको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके अंदर जो वही होगा कि जो बेसिक मोरल और प्रिंसिपल्स हैं वो मिलने चाहिए। कि मान लो लड़की को आपने छोड़ दिया या लड़के को कहीं छोड़ दिया, तो कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं निभा लेगी, किसी और के साथ सो तो नहीं जाएगी। ये सब चीज़ें माइंड करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जो ये डिज़ायर फैक्टर है ना, कि डिज़ायर मिलने चाहिए आपस में, ये फैक्टर सही नहीं होता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे, वो है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। सेक्सुअलिटी में आप कैसे हो? आप वाइल्ड सेक्स पसंद करते हो? आपको हफ्ते में 1-2 बार चाहिए? और अगर चाहिए तो आपके अंदर क्या है? क्या आपका जो डर्टीनेस का लेवल है, क्या वो लड़की का डर्टीनेस का लेवल मैच कर रहा है? अब ये बातें शायद अटपटी लगे सुनने में, लेकिन सुन लेना इसको, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कई बार लड़के शादी कर लेते हैं, लड़कियां शादी कर लेती हैं, और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं सेक्सुअली जो लड़के या लड़कियां फुलफिल नहीं कर पाते एक दूसरे की। वो समझना ज़रूरी है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में सिर्फ यही नहीं आता है कि तुम ऑर्गेज़म दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत जंगलीपना करना हो सेक्स करते वक्त, तो क्या वो लड़की उस जंगलीपन के लिए रेडी है? 10 में से 7 लड़कियां वाइल्ड होती हैं सेक्सुअली। अब सेक्सुअली वाइल्ड का मतलब कोई एक गाली नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सेक्सुअली वाइल्ड का मतलब होता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का क्या मतलब होता है? टेम्परामेंट मतलब होता है कि बेसिकली दे डोंट लाइक रेगुलर सेक्स, दे आर ओपन फॉर अदर ऑप्शन सच एज ओरल सेक्स ऑल्सो, है ना। दे आर ओपन फॉर अदर ऑप्शंस, मे बी वाइब्रेटर और ओरल सेक्स और वट एवर जो भी है ना। सो देयर आर अदर डिटेलिंग, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? क्या आप अगर उसके लिए रेडी भी हो तो क्या आपको वो सच में चाहिए, या आपको ऐसा चाहिए कि यार मैं इतना कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, मुझे रेगुलर नॉर्मल सेक्स चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा वाइल्डनेस होती है मनुष्य में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वाइल्डनेस का मतलब क्या होता है? डर्टीनेस, डर्टी सेक्स। जितना आदमी जंगली होगा, जंगली बिल्ली होगा या जंगली बिल्ला होगा, उतना ही वो डर्टी जाएगा। डर्टी मतलब डर्टी का डर्टी समझ लो, उसमें कुछ भी डर्टी। आप कुछ लोग बहुत ज्यादा डर्टी होते हैं, तो ये सब चीजें भी फैक्टर प्ले होती हैं कि आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी क्या है। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है कि आपकी जो योनि है, यानी जो कुंडली की जो योनि है, कुंडली में एक ऑप्शन होता है योनि का। तो अगर आप कुंडली आपस में मिलाओगे, तो अगर योनि मिल रही है तो समझ लो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी 90% अच्छी हो सकती है। और अगर योनि नहीं मिल रही है तो देयर इज अ हाई चांस की, मतलब ऊपर नीचे रहेगा, आप हमेशा दूसरे पार्टनर की तरफ तलाश करोगे, है ना। वो अलग बात है कि आप उसको चूज नहीं करोगे क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स और मोरल्स होंगे, हो सकता है, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि अगर आपके पास और कोई सोर्स नहीं है हैप्पीनेस का, तो आप चूज भी कर सकते हो। तो चौथा पॉइंट होता है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। ये बहुत जरूरी होता है देखना, ठीक है। इसके साथ ही साथ लाइफ को लेके क्या सोच है दोनों की, लाइफ को लेके, जीवन को लेके क्या सोच है, ये बहुत जरूरी होता है।
कि आप कन्वर्जेशन कर रहे हो रणवीर और दीपिका की, आप कन्वर्जेशन कर रहे हो आलिया भट्ट की कि बच्चा अभी आ गया पेट में, निक और प्रियंका का तलाक होगा कि नहीं होगा, और पुनीत सुपरस्टार की बातें कर रहे हो आप बातें कर रहे हो दुनिया के ऐसी चीज की जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं आप उसमें अटपटा जाते हो, आपको वो बातें पसंद नहीं है। तो आपको भी ऐसा लड़का ढूंढना पड़ेगा जो आलिया या रणवीर या जो बॉलीवुड ड्रामा है या जो भी है, ये डोपामाइन कंटेंट है, इस कंटेंट को बात करना पसंद करता हो। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको अगर मैंने हल्का सा कुछ भी बोल दिया कि ब्लैक होल के बारे में ये बताता हूँ या स्पिरिचुअलिटी में ये होता है वो होता है, कई लोग ऐसा होता है, मैं आज से कुछ टाइम की बात है, 2020 की बात है, मैं उससे इसी लड़की से बात कर रहा था। तो हुआ क्या कि ये जो लड़की थी, इससे मेरी बात हुई, शी इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड है, मतलब शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड। तो मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि पता है, एक तुमको मैं एक जादुई चीज़ बताता हूँ। बोलती है बताओ क्या है। मैंने कहा लेकिन तुम सुन नहीं पाओगी। बोलती है बताओ क्या बताओ, जल्दी बताओ। तो मैंने बोला कि पता है हम बॉडी नहीं है, हम कॉन्शियसनेस है। पहले तो चुप रही, फिर जिससे मेरे को बुरा ना लगे, फिर मैं उसको आगे और एलैबोरेट करता गया। तो फिर अपना काम करने लगी किचन में जाके। फिर कहती लास्ट में हो गया तुम्हारा। फिर अगले दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ये बात करी, उस समय रणबीर दीपिका की शादी हो रही थी, सॉरी रणबीर क्या नाम है इसका यार, रणबीर और दीपिका की। तो मैंने कहा रणबीर और दीपिका की शादी हो गई पता है। हाँ यार उसने लहंगा कितना अच्छा पहना था, उसमें ये जो है ना ये वो, एंड सोनू निगम तो ऐसे करते हैं, ये वाला गाना अच्छा है, तो इस तरीके की बातें। चलिए गाना ये वाला अच्छा है, फेवरेट एक्टर कौन सा, शाहरुख खान, फेवरेट ये फेवरेट वो, तो इस तरीके की बातें चल रही थी। तो उसमें उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। अब मेरे जैसे आदमी के साथ क्या ऐसी लड़की चलेगी? नहीं चलेगी, मैं नहीं बात कर सकता। जो लड़की हर चौराहे पे रुक के सेल्फी ले आपके साथ, कहीं आप घूमने गए हो और वो आपके साथ सेल्फी ले रही है कि चलो रेस्टोरेंट में बैठे सेल्फी ले लिया, यहां बैठे सेल्फी ले लिया, ये फूड की फोटो खींच के डाल दी, या वो ताजमहल की फोटो खींच के डाल दी, या दिल्ली मेट्रो की फोटो खींच के डाल दी, मौसम की फोटो खींच के डाल दी, कुछ ना कुछ ऐसे कर दिया, इस तरीके की चीजें कर दी। तो ठीक है करे तो करे, लेकिन इस सबसे बहुत कुछ पता चलता है कि पर्सनैलिटी कैसी है इंसान की। ये सब छोटी छोटी चीजें करने से बहुत कुछ पता चलता है। मैं खुद भी स्टेटस डालता हूं, ऐसा नहीं है मैं नहीं डालता, लेकिन बहुत कुछ पता चलता है कि सेल्फी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, दुनिया की चीजें कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये सब चीजें हैं ठीक है, लेकिन क्या लाइफ को लेके अप्रोच अच्छी है? अब आप कहोगे कि यार क्या ये लाइफ को लेके अप्रोच सबकी ऐसी होनी चाहिए जैसे पार्थ की है? नहीं, ये मैं अपनी कंपैटिबिलिटी बता रहा हूं आपको। हो सकता है आपको इंस्टाग्राम पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है इसके बारे में बात करके आपको भी अच्छा लगता है, आपकी पार्टनर को भी अच्छा लगता है, तो आप करो, आपकी शादी, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। लेकिन आपकी जीवन को लेके एक दूसरा दृष्टिकोण है, एक थोड़ा हायर दृष्टिकोण है, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको जीवन का कोई दृष्टिकोण, मतलब उसको बस ये दिखता है मटेरियलिज्म और कंस्ट्रक्टिज्म, उसको स्पिरिचुअलिज्म नहीं दिखता। तो आपको लेकिन दिख रहा है। तो एटलीस्ट ऐसा पार्टनर होना चाहिए कि वो जब मैं बात करूं तो वो एटलीस्ट ओपन हो इन सब चीजों के लिए, अप्लाई ना करे। ओपन का मतलब क्या है? सुन ले, इंटरेस्ट ले ले, लेकिन हो सकता है अप्लाई ना भी करे, क्योंकि अप्लाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कि मैंने कुछ बोल दिया कि अंदर ऑब्जर्व करो, तो ये अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। अंदर ऑब्जर्वेशन करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई गर्लफ्रेंड टू बी लाइक दैट, क्योंकि अगर वो मेरी तरह इतना डीप जाके करेगी तो ऐसे चलने लगा तो किसी
किसी का साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मेरा अंदर अंतःकरण है, जो मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट है, अगर मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं, अच्छे से बाहर निकाल रहा हूं, तो क्या वो एडजस्ट कर पा रही है? ये होना चाहिए। जैसे मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट है कि मैं कभी कभी बहुत डीप चला जाता हूं बात करते करते। अब ऐसे में सामने आदमी जमाई ले रहा है या गुस्सा कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, ऐसी बंदी मेरे साथ नहीं चल पाएगी कि वो पूरे टाइम बैठ के सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिज्म की बात करे मेरे से, कि वो देखो कहां कितना आदमी बड़ा बन गया, वो देखो कितना आदमी बड़ा बन गया, वो कितना बड़ा बन गया, उसके पास ये है, उसके पास वो है, इसके पास ये, आज ये लॉन्च हुआ, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ये प्रोजेक्ट वो हो गया। ऐसे लोग मेरे साथ नहीं चल पाएंगे। और ये मैं अपना बता रहा हूं जस्ट टू गेट दैट थिंग। तो आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी जो लाइफ को लेके अप्रोच है, क्या वो अप्रोच पुनीत सुपरस्टार टाइप्स है, यानी इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है वैसी है, या फिर आपकी अप्रोच ऐसी है कि कृष्ण मूर्ति और ये सब इस तरीके की, मतलब स्पिरिचुअलिटी बेसिकली। व्हाट इज द विजन ऑफ लाइफ? व्हाट इज द विजन ऑफ लाइफ? क्या तुम्हारी जिंदगी में अध्यात्म की कोई अवस्था नहीं है? जैसे मेरे साथ क्या है कि अगर बहुत रिलीजियस लड़की है तो मेरे साथ नहीं चल पाएगी। समझने की कोशिश करना, जो लड़की बहुत रिलीजियस है वो शायद मेरे साथ ना चल पाए। अगर वो बिल्कुल एकदम स्टिफ है अपनी सोच को लेके और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो शायद वो ना चल पाए मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए रिलीजन का मतलब कुछ और है, उसके लिए कुछ और है। अब क्या होगा, ये बड़े बड़े जो फंडामेंटल्स हैं, ये जब मैच नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो जो ऊपर अट्रैक्टिव जो फीचर्स है ना, कि ये खाने में क्या है, कलर कौन सा पसंद है, एक्टर कौन सा पसंद है, गाने कौन से पसंद हैं, और अंदर से पर्सनालिटी मिल रही है, जोक्स पे हंस रहे हो, वो एक चीज ठीक है, फैक्टर काम करता है, लेकिन उतना नहीं काम करता। हम उसकी तरफ उसको देख के हम आकर्षित हो जाते हैं कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी हैंडसम। और शादी भी ऐसी होती है कि इसकी तो आईएएस है, ये तो डॉक्टर है, जबकि जो रियल पर्सनैलिटी है उस आदमी के साथ आप कैसे रहोगे? जब उसका मुंह खुले तो आप ऐसी चीजें सुन पाओ जो चीजें आपको पसंद है ना? क्योंकि किसी को घूमना पसंद नहीं है तो उसको घूमने की आदत डाली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी को घूमना पसंद नहीं है तो उसको कभी घूमना पसंद नहीं। घूमना सबको पसंद है यार, घूमना इज लाइक फ्रीडम। घूमना सबको पसंद है, ऐसा नहीं है, फंडामेंटली ये सबको पसंद है घूमना। हर आदमी को दुबई घूमना, हर आदमी को पहाड़ों पे घूमना, है ना? लोग बोलते हैं यू आर अ बीच पर्सन और यू आर अ माउंटेन पर्सन। ये कोई सवाल हुआ? यू आर अ बीच पर्सन, यू आर अ माउंटेन। चलो मैं बोलता हूं मैं माउंटेन पर्सन हूं और आप बीच पर्सन हो, तो क्या हमारी नहीं पटेगी? कोई जरूरी नहीं है, पट भी सकती है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ फैक्टर टू गेट मैरिड कि आप माउंटेन हो हम बीच पर्सन है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। लोगों से पूछा आपको क्या चाहिए? मुझे क्यूट चाहिए, मुझे रोमांटिक चाहिए, मुझे केयरिंग चाहिए, मुझे लविंग चाहिए, मुझे हैंडसम चाहिए, मुझे टॉल चाहिए, मुझे ये सब फैक्टर्स बेकार हैं। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये काम नहीं करते। आपको रिलेशनशिप पे जाना है और उस रिलेशनशिप से आपने सीखना है, और जो आपने सीखा आपको समझ में आएगा कि मुझे ऐसी लड़की नहीं, अब ऐसी लड़की चाहिए, तो वही लड़की आपको ढूंढनी है। तो ये कैसे होता है? ट्रायल एंड एरर से। एक तो है कि आपने बिल्कुल समझदारी से चूज किया, फिर आपको मिल गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 रिलेशन लग जाते हैं आपको। यहां पे ऐसा है कि 2-3 रिलेशन हो गए, उसके बाद भी लोगों को नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। वो अभी भी वही सुंदरता 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 ही देख रहे हैं। उनको नहीं पता सुंदरता 2 महीने का खेल है। चाहे कितनी भी लड़की सुंदर हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर वही रहने वाला है जो आपकी पिछली गर्लफ्रेंड में था। हाँ, थोड़ा साइज और शेप्स के अलग चेंजेस हो जाते हैं, बस होने वाला वही है। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल एट्रीब्यूट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग। व्हाट इज द अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ? इज शी रिस्पेक्टिंग यू? डज शी वैल्यू यू? क्या वो तुम्हारी वैल्यू करता है? क्या तुम्हारी वो इज्जत करता है?
क्या वो तुम्हारी बातें मानता है, या क्या तुम्हें ऐसा बंदा चाहिए जो तुम्हें डोमिनेट करे या तुम डोमिनेटिंग हो। ये देखना पड़ेगा कि क्या तुम डोमिनेटिंग हो, क्या वो तुमसे डोमिनेट करवाना चाहता है। क्योंकि अगर तुम अल्फा हो तो लड़ाई होगी। जैसे मेरे केस में मैं डोमिनेटिंग हूं, मेरे को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, और ये मेरे साथ नहीं था। इस स्पिरिचुअलिटी से पहले, यानी 25 साल की उम्र से पहले, मैं वही करता था जो लड़की कहती थी दिन को दिन बोलो, मैं रात को रात बोलता था, रात को दिन बोलता, दिन को रात बोलता था। ऐसे करो, वैसे करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये वाली टी शर्ट मत पहनो। आज के टाइम में अगर मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि ये वाली टी शर्ट पहन लो, तो वहां पे डिसीजन मेरे पास है कि मैं पहनूं ना पहनूं। इतना मैं अल्फा हो चुका हूं अपनी लाइफ में। आज कई बार ऐसा होता है, जो मेरी अभी होने वाली पत्नी है या करंट जो गर्लफ्रेंड है हमारी, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हमारे बीच में क्या है कि एक बहुत ही अच्छा सिंक है। उसको पता है कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं हर चीज में। मतलब ऐसा नहीं कि मैं फ्लेक्सिबल इन द सेंस, मतलब मैं स्टिफ नहीं हूं, मतलब उसको पता है कि जहां लॉजिक नहीं काम करता मैं वहां फ्लेक्सिबल नहीं हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमें कहीं मिलना होता है, अब मुझे उसके घर से ही आके लेना है, अब वो घर पे ही है, तो मुझे पता है कि मैं 20-25 मिनट लेट भी पहुंच जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, 20-25 मिनट लेट पहुंच जाता हूं। तो उसमें कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए। तो वही मैं उससे कहता हूं, मैंने कहा देखो तुम घर पे हो, तुम कहीं बाहर तो वेट कर नहीं रही हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं 15-20 मिनट लेट आ गया, क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम इतना क्या, ये साला कोई पिंजरा है क्या कि तुम 5 बजे आना है तो तुमको 5 ही बजे आना है? क्या मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकता हूं? क्या तुमने मेरी लाइफ खरीद रखी है? तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि तुमको 5:15 तक आना है तो तुम 5:15 बजे ही आओगे, या 5 बजे आना है तो 5 बजे ही आओगे? होती कौन हो? मैं तुमको कहीं वेट करा रहा हूं, कहीं धूप में खड़ा रखा, कहीं यहां खड़ा रखा? कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। तो कई बार ऐसा होता है इसमें। तो इसमें वो बहुत फ्लेक्सिबल है मेरे साथ। शुरू में ऐसा हुआ, मैंने सीधा बोल दिया था। मैंने कहा देखो ऐसा है, जहां पे मुझे रीजनिंग नहीं दिखेगी मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं मिलना होता है, अगले दिन कहीं कुछ जाना होता है, हम कैंसिल कर देते हैं प्लान, हमें नहीं करना। तो उसको समझ में आ जाता है कि ही इज लाइक दैट ओनली। बट कई बार ऐसा होता है जहां पे मुझे काम होता है या उसका कोई काम होता है, कुछ भी काम होता है, तो मैं आई मेक श्योर कि आई अटेंड दैट। आई नो कि हाँ मुझे ये अटेंड करना है, बिकॉज दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, आई हैव टू डू इट। और अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं एक दिन पहले ही बता देता हूं, देखो ये तुम्हें अपने हिसाब से करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कि मुझे ये रीजन से मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो आई एम अल्फा इन द सिचुएशन राइट नाउ, आई एम द अल्फा। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियां अल्फा होती हैं। आप लोग कहोगे आप अपनी चलाते हो, हाँ मैं अपनी चलाता हूं। तो मुझे पार्टनर भी वैसे ही चाहिए जो मेरे साथ सिंक में हो। मुझे वैसी पार्टनर नहीं चाहिए जो कहे कि भैया आप अपनी चलाओ हम अपनी चलाएंगे, वो दिक्कत हो गई। मुझे ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए जिसकी नैरो विजन हो लाइफ को लेके, है ना, जो पूरे टाइम यही करती रहती हो, बॉलीवुड, इंस्टाग्राम ट्विटर टू फेसबुक, सेल्फी खिंचा लो, ये खिंचा लो, दिखावा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। शी इज नॉट लाइक दैट। सो ऑलमोस्ट मेरे 3 रिलेशनशिप्स हुए हैं, तब जाके मैंने ये सीखा है कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए आपको। उसमें आपको एक तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है और सीखना भी पड़ता है कि 1-2 रिलेशनशिप हो गए, आपको उसे सीखना पड़ेगा। यार मैंने ये गलती कर दी है रिलेशनशिप में जाके, ये लड़का बड़ा ऐसे है, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती इन सब चीज़ों को लेके। हाँ ठीक है, स्मार्ट है, अच्छा है, हैंडसम है, स्मेल अच्छा करता है, अपना ख्याल रखता है, केयर भी करता है, पर ये वाली चीज़ जो है ना इसके अंदर, ये क्वालिटी, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इसके अंदर, कि जब इसको गुस्सा आता है तो ये कुछ भी कर देता है। कुछ भी मतलब क्या, गाली वाली देने लगता है, मारपीट करने लगता है। मैं नहीं झेल सकती इसको, ठीक है। मैं इसके साथ बात करती हूं तो ये जो मेरी बात है उसको सुनना भी पसंद नहीं करता, है ना। इट्स लाइक he just wants to talk about Bollywood and Instagram and Facebook and social media and material things, but मैं ऐसी नहीं हूं।
मुझे थोड़ा सा ना इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट भी चाहिए लाइफ में। तो अब अगर आप देखोगे जो मेरी होने वाली पत्नी है, मैं आपको सच बताऊं तो वो ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई कर देती हर चीज को। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उससे कि वो सब अप्लाई करे जो उसने यहां से सीखा, वहां से सीखा, यहां से सीखा। इनफैक्ट एक और मैं सीक्रेट बताता हूं, जब भी मैं किसी लड़की से मिलता हूं सबसे पहला मेरा सवाल यह होता है, संदीप महेश्वरी को देखती हो कि नहीं देखती हो? अब इससे क्या होता है, कॉमनैलिटी निकल के आ जाती है। जैसे मेरी जो बंदी है अभी, वो संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी की सब्सक्राइबर है। संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी की सब्सक्राइबर है वो, लेकिन संदीप महेश्वरी मेन चैनल की सब्सक्राइबर नहीं है। तो जब उससे मैंने अष्टवक्र गीता के बारे में बात करी थी पहली बार, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, शी टोल्ड मी कि आई हैव ऑलरेडी सीन दैट थिंग 26 to 27 टाइम्स। मतलब 27 उनके एपिसोड्स हैं, मैं 2-3 बार सुनती रहती हूँ जा जाके। मांडूक उपनिषद और इन सब पे आता रहता है, तो शी स्टार्ट लिसनिंग एंड ऑल दैट। तो दैट इज अ गुड पर्सन फॉर मी, बिकॉज नाउ द विजन ऑफ लाइफ इज एटलीस्ट को रिलेटेबल। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वो डीप चली जाए और एकदम मेडिटेशन में घुस जाए और ऑब्जर्व करे और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे, मैं ये नहीं कर सकता हूं। सो आपका पार्टनर आपको एटलीस्ट सुन रहा है, एटलीस्ट कैन ही स्टैंड, इज ही interestingly listening to your conversations, whether he has that interest or not that कि आपकी आपकी खूबसूरती को देख के उसने शुरू के 6-7-8 महीने साल भर आपका जो बड़बड़ वाली बातें थी, जो इंटेलेक्चुअल बातें थी वो सुनी, लेकिन अब आपकी शादी हो गई तो कह रहा है यार अपना तुम बाजा बन रखा करो, है ना। जैसे कई लड़कियां हैं, एक मेरी कॉलेज में फ्रेंड थी, तो कहती है कि मैं पार्थ को, अगर मेरी पार्थ से शादी हो गई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? कहती यार तुम पूरे टाइम गाना ही गाते रहते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं जहां रहती हूं वहां कोई गाना गाए और एक ही लाइन बार बार, मतलब सुबह से लेकर 10 गाने गाने लगते हो तुम। मुझे नहीं पसंद यार ऐसा, और मुझे स्ट्रिक्टली नहीं पसंद है। तो ये चीज काफी अच्छी थी, क्योंकि इससे ये पता चलता है उसको क्या नहीं पसंद है। तो क्या मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरे लाइफ, जो विजन है मेरी लाइफ को लेके, क्या उसका विजन वो मैच करता है? भले ही वो अप्लाई ना कर पाए वो बात अलग है, लेकिन क्या वो इंटरेस्टिंगली सुन रही है या सुन रहा है? तो ये भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर होता है कि आप साथ में हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। क्या आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हो या वो आपके लिए फ्लेक्सिबल है? आपको क्या चाहिए? जैसे मेरे केस में क्या है कि मुझे फ्लेक्सिबल बंदा चाहिए, कोई जो फ्लेक्सिबल हो। मैं भी फ्लेक्सिबल हूं, पर वो मेरे से ज्यादा होना चाहिए। ये मुझे चाहिए ही चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे साथ क्या है ना कि मैं एक अलग किस्म का प्राणी हूं। तो मेरे साथ एक फ्लेक्सिबल लड़की जो है वो ज्यादा बेटर सूटेबल होगी। लेकिन हो सकता है कि आप खुद फ्लेक्सिबल हो, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बट आप लोग की सिंक्रोनिसिटी अच्छी है। तो आप क्या हो, आपके वैल्यूज क्या है, आपकी लाइफ का विजन क्या है, इस पर मैटर करता है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पार्टनर चूज करोगे। और दूसरी चीज ये कि जो अरेंज मैरिज करते हैं लोग, इसमें एटलीस्ट 1-1.5-2 साल लेने चाहिए। 2 साल तो मिनिमम लेने चाहिए, जिसमें आप एक दूसरे के साथ बैठ सको, एक्सप्लोर कर सको। या एटलीस्ट 1-1.5 साल ले लिया आपने, दोस्ती कर ली। इन लोग क्या करते हैं, चट मंगनी 3 महीने पहले बुक हुआ, 4थे महीने शादी हो गई, 5वें महीने शादी हो गई। ये कोई तरीका है शादी करने का? तो ये नहीं होना चाहिए। और चौथी सबसे आखिरी चीज, मतलब 7वीं चीज, अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, दिस इज द लास्ट थिंग, शादी में सुख नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है समझना, कि सुख जीवन में नहीं है बाहर, चाहे कुछ भी हो। ये क्लियरिटी लाना जरूरी है पहले। वे लोग शादी करते खुशी के लिए, फिर वो पता कुछ और चलता है उनको। बाद में उनको ये पता चलता है कि मैक्सिमम टाइम इट इज वेरी न्यूट्रल
मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेगेटिव. ओनली 2 to 3 टाइम्स सुख कम्स महीने में. मतलब 2 से 3 बार प्लेजरफुल फील होता है आपको पार्टनर के साथ महीने में. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज या तो न्यूट्रल या इट इज बोरिंग. सो यू हैव टू फाइंड आउट अ डिफरेंट कॉज और डिफरेंट रीजन इन लाइफ टू बी engaged for. You cannot just expect happiness out of your partner because वो खोखली है अंदर से खुद. वो आपको क्या प्यार करेगी? वो तो खुद प्यार मांग रही है. जिस आदमी के पास खुद ही चीनी नहीं है वो आपको क्या चीनी देगा? ये प्रॉब्लम है लोगों के अंदर. तो मेरी अप्रोच क्या है? मुझे पहले से ही पता है कि शादी के बाद क्या होता है. ये है अप्रोच मेरी. आपको क्या है आपके साथ कि आपको अभी सपने आपके अलग हैं, आपके ख्याली पुलाव हैं और रियलिटी कुछ और है. इसीलिए बोलते हैं रियलिटी को एज इट इज देखना. रियलिटी को एज इट इज देखना इसी को बोलते हैं. कि आप पहले रियलिटी देख लो शादी की, उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर शादी करो. ये नहीं कि मजा आएगा, शादी होगी, ये करेंगे वो करेंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, बहुत मजा आएगा, बस तुम मिल जाओ मेरे को. तुम साथ हो जब अपने दुनिया को मिटा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे, मैं दुनिया भुला दूंगा. भाई भुला नहीं पाओगे दुनिया ही याद आएगी तेरी चाहत में. तो ये जो गाने हैं ये सब झूठ है. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ज़मीं, थम गया. ये अभी हो रहा है शुरू के 6 महीने में. ये बाद में आसमान नहीं थमेगा. ये रियलिटी है. लेकिन तुम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है? रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमान. ये हमेशा चलता रहेगा. तुम लोग को पता ही नहीं है लाइफ कैसे काम करती है. मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता. तो क्या हो जाएगा उससे? करेगा तो, और इकरार करेगा तो क्या हो जाएगा? है ना. कोई रियलिटी नहीं गानों में. तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा. बाप रे बाप. मतलब ये गाना ही यही है, कह रहा है कि तुम मेरी जिंदगी हो और तुमने सब कुछ सेंटर पॉइंट बना दिया लाइफ का उसको. मतलब तुमसे ही शुरू होती है जिंदगी, तुमसे ही खत्म होती है. और बर्बादी तो होनी है क्योंकि तुमने लाइफ को किनारे कर दिया. अपने नियम कानून बना रहे हो तुम. यू आर मेकिंग योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. लाइफ का कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट यू आर अ प्रिजनर ऑफ लाइफ. यू आर लिविंग इन द जेल ऑफ लाइफ, सर. सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ दैट जेल, अदरवाइज यू विल बी डेवेस्टेटेड. डोंट मेक एनीथिंग अ सेंटर पॉइंट. ठीक है, बट वाई दिस सेंटर पॉइंटिज्म कम्स? वाई डू वी मेक द सेंटर पॉइंट? वाई डू वी मेक अ पर्सन आर सेंटर पॉइंट? बिकॉज वी हैव द फकिंग इल्यूजन दैट दिस इज द हैप्पीनेस. उसको अभी 5 साल शादी करके छोड़ दो, फिर उसके बाद वो शादी के जोक्स मारने लगेगा. आपने देखा नहीं, बहुत सारे ऐसे कपिल शर्मा में यहां वहां बहुत सारे लोग शादी के जोक मार. इंस्टाग्राम पे आपने रीलें देखी होंगी
लोग शादी के जोक मारते हैं, आपको क्या लगता है वो सब झूठ है? वो सब कुछ सत्य है। जिसने शादी नहीं करी वो गाना गाएगा सच के नहीं, कौन सा अरे वो वाला कौन सा था गाना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये वाला गाना। और यही, इसके अलावा मतलब उसके बाद जब शादी हो जाती है तो गाना चेंज हो जाता है, गाना कुछ और हो जाता है। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। कहीं भी कोई ऐसा गाना नहीं है जो रियलिटी के बारे में बात करता हो। पोलैरिटीज के बारे में बात होगी। पोलैरिटीज आप देखोगे गानों में पोलैरिटीज क्रिएट होंगी, या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल। या तो गाना होगा लविंग या तो होगा सैड, या तो होगा तड़प तड़प के इस दिल से आह निकल, या तो होगा साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। या तो ये वाला होगा, है ना। आप देखो पोलैरिटी, कितनी भयंकर पोलैरिटी है। ऐसा कोई गाना नहीं होगा कि मैंने शादी के पहले ये सोचा कि तुमको मैं बहुत प्यार करूंगा और बहुत खुशी मिलेगी, बट शादी करने के बाद मेरे साथ ये हुआ कि महीने में सिर्फ 2-3 बार खुशी मिली, बाकी टाइम तो दुख था। ये रियलिटी है। ज्यादातर शादी से पहले हम सोचते हैं हम खुश रहेंगे, फिर शादी के बाद लड़ाइयां भी होती हैं। शादी से पहले हम सोचते थे कि हम खुश रहेंगे परमानेंट, फिर शादी के बाद लड़ाई हुई। ज्यादातर लड़ाइयां होती हैं। बच्चा पैदा किया तो सोचा मजा आएगा, जब बच्चा पैदा किया तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। मैं मेलोडी बना नहीं पा रहा हूं अभी क्योंकि मैं स्पिरिचुअल मोड में हूं अभी, पर आई कैन मेक अ गुड मेलोडी। रियलिटी है बच्चा पैदा करने की, रियलिटी क्या है। अच्छा लगता है, बच्चा पैदा करेंगे, उसकी आंखें होगी हमारा हाथ, ठीक है करो। फिर उसके बाद जो साथ में आता है बच्चा लेके, वो तुम्हें नहीं चाहिए। बंद नहीं गए तुम, और कितना खिलाओगे। 4-5-6 महीने बाद बच्चों को देख के इतना क्यूटनेस नहीं आती अंदर से। नाटक कर सकते हो तुम सिर्फ। 2-3-4 साल के बाद बच्चे जो हैं वो आपकी फ्रीडम का एक हिस्सा ले लेते हैं। आप नहीं छोड़ सकते अपनी जॉब, आप अपना कोई भी काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। तो मैं नेगेटिव नहीं जा रहा हूं बच्चों को लेके, या मैं शादी को लेके नेगेटिव नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ अच्छा अच्छा क्यों देखना है। अच्छा और बुरा दोनों आएगा, और अच्छा कम आता है, बुरा ज्यादा आता है, ये समझने की कोशिश करो। क्योंकि आप सेंसेस स्टिमुलेट करने के लिए जा रहे हो, वहां पे आप खुशी के लिए जा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट स्टिमुलेटिंग द सेंसेस। दैट इज वाई इफ द अप्रोच इज नॉट स्टिमुलेटिंग द सेंसेस, इफ द अप्रोच इज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट अप्रोच, द अप्रोच इज टू जस्ट सी the reality as it is and then accept the reality and then you go for that to explore something, then there is no problem only। आपको पता है पहले से कि ये होने वाला है, but problem is कि you think ये होने वाला है, but होता है वो। आप सोच के कुछ और जाते हो, होता कुछ और है। ये प्रॉब्लम है। लोग कैसे यार शादी के लिए मना कर रहा है। शादी के लिए कौन मना कर रहा है? करो ना, करो सेक्स। अभी तुमको लग रहा है ना लड़की नहीं मिल रही, सेक्स में मजा आ जाएगा, करो। छह 7-8 महीने बाद फिर कहोगे अरे यार सर ये तो बोरिंग हो गया, मैं इससे अच्छा तो मैस्टरबेशन था। या मैस्टरबेशन नहीं भी था तो दूसरी अगर कोई लड़की मिल जाए तो अच्छा है। बस यही तो है लाइफ, और क्या है। मुझे पहले ही पता है कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि मैंने पहले जो मेरी पास्ट में लाइफ है उसमें मैंने ऑब्जर्व करके देख लिया है और लोगों को सुन के देख लिया है।
सबने यही बात करी है।